भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ है, तो नोट करते हुए भी चलिएगा। 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव ने स्थानीय निकायों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने का समर्थन किया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मेरे साथ साथ नोट करते हुए भी चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली प्रमुख समिति कौन सी थी? तो बताइए, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली प्रमुख पहली समिति कौन थी? तो आपके बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब डिटेल्स देख लेते हैं। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की क्या की थी? सिफारिश की थी। कौन सी समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किस त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? बताइए। तो आपके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। किन्होंने? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं। समिति ने गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले किस राज्य में और कब किया गया था? तो भारत में पंचायती राज का उद्घाटन सबसे पहले राजस्थान में 1959 में किया गया था। नोट कर लीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं। 2 अक्टूबर, नोट कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को भारत जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में पहली त्रिस्तरीय पंचायत का क्या किया था? उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति 1977 ने कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? 1, 2, 3 या 4 स्तरीय? बताइए। अशोक मेहता समिति ने 1977 में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी जी? तो द्विस्तरीय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डिटेल्स, अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली मंडल, पंचायत, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर सिफारिश की थी। किन्होंने? अशोक मेहता समिति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? बताइए, किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हनुमंतराव समिति या LM सिंघवी समिति? किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी जी? तो आपके LM सिंघवी समिति ने की थी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश। ठीक है, याद हो गया, LM सिंघवी समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में LM सिंघवी समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान देने और संरक्षित करने की जोरदार क्या की थी? वकालत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, ग्राम सभा की अवधारणा का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तानाशाही या कुलीन तंत्र? तो ग्राम सभा की अवधारणा का संबंध जो है वो आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र से है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स, ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं जो सीधे तौर पर गांव के विकास और निर्णयों में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था?
बताइए। तो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स। 1952 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास का एक बड़ा प्रयास था, लेकिन नौकरशाही पर अधिक निर्भर के कारण यह क्या हुआ, विफल रहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था जी? राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या पीवी नरसिम्हा राव? तो बताइए कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था? हाँ, कौन से प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव जी के, ठीक है, के कार्यकाल में जो है पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला था। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान पारित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में ग्राम सभा के अस्तित्व का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में मिलता है? मौर्य, गुप्त, चोल या पल्लव? बताइए किस राजवंश के अभिलेखों में उल्लेख मिलता है प्राचीन भारत में ग्राम सभा का अस्तित्व? तो आपके चोल राजवंश के अभिलेखों में मिलता है। ठीक है। चलिए अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। चोल साम्राज्य के उत्तरामेरु शिलालेख में ग्राम सभाओं के चुनाव और कामकाजी की प्रणाली का क्या मिलता है? विस्तृत वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संशोधन ने संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा? तो 73वें संशोधन ने संविधान में भाग 9 जोड़ा था। ठीक है, जोड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं। इस संशोधन ने पंचायत शीर्ष से एक नया भाग 9 जोड़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संशोधन ने संविधान की कौन सी नई अनुसूची जोड़ी? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 9वीं? तो 73वें संशोधन ने संविधान की 11वीं नई अनुसूची जोड़ी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्स। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरीय है? 1, द्वि, त्रि या 4 स्तरीय? तो 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज जो प्रणाली है आपका त्रिस्तरीय है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स। यह अधिनियम सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली गांव, मध्यवर्ती और जिला को अनिवार्य बनाता है, सिवाय उन राज्यों के जिनकी जनसंख्या जो है क्या है, 20 लाख से कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो कम से कम 1/3 33%। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अनुच्छेद 243D के अनुसार सभी स्तरों पर काम करने कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या है जी, आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25 या 30? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है आपका 21 वर्ष। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। जबकि मतदाता
करने की आयु क्या है? 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या निश्चित नहीं है? तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्स, सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पंचायत समय से पहले क्या हो जाती है? भंग, तो चुनाव कितने समय के भीतर कराना अनिवार्य है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 वर्ष? तो बताइए, यदि कोई पंचायत समय से पहले क्या हो जाती है? भंग, तो चुनाव कितने समय के भीतर कराना अनिवार्य है? तो आपके 6 महीने के भीतर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? तो जो आपका राज्य वित्त आयोग का गठन है वो आपके राज्यपाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स, अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल हर 5 साल में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है? लोकसभा चुनाव कराने के लिए, विधानसभा चुनाव कराने के लिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए या उपरोक्त में से सभी? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो आपके पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं जिन पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी जाती है? अभी हम पढ़े हैं। तो कितने विषय हैं जिन पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी जाती है जी? हाँ, तो आपके 29 विषय हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि नोट करते हुए भी डिटेल्स को चलिएगा। इस अनुसूची में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण आवास, पेयजल और गरीबी उन्मूलन जैसे 29 विषय शामिल हैं। है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस राज्य पर लागू नहीं होता है? बताइए, किस राज्य पर लागू नहीं होता है 73वां संविधान संशोधन? तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली या उपरोक्त में से सभी? तो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो उपरोक्त सभी राज्यों में लागू नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार यह अधिनियम इन राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राज्य सरकार या जिला कलेक्टर? बताइए, पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपके अनुच्छेद 243 जेडी, नोट कर लीजिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला योजना समिति का गठन अनुच्छेद 243 जेडी के तहत किया जाता है। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं। इस समिति का कार्य जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और एक मसौदा विकास योजना क्या करना, तैयार करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? गांव के सभी निवासी, गांव के केवल पुरुष, गांव के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी वयस्क व्यक्ति या केवल पंचायत के निर्वाचित सदस्य। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? गांव के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी वयस्क व्यक्ति। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है वह ग्राम सभा का क्या है, सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जिला कलेक्टर, खंड विकास अधिकारी, पंचायत सचिव या ग्राम प्रधान सरपंच। बताइए, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम प्रधान यानी कि सरपंच। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल, सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? केवल सरपंच का चुनाव कराना, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजना का अनुमोदन करना, केवल कर वसूलना या कानून बनाना। बताइए, ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजना का अनुमोदन करना जो है ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, ग्राम सभा एक निगरानी निकाय के रूप में कार्य करती है जो ग्राम पंचायत को जवाबदेह बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, सरपंच या प्रधान या खंड विकास अधिकारी। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है जी? तो आपके सरपंच या प्रधान होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, सरपंच या प्रधान को पंचायत के वार्ड सदस्यों पंचों के साथ सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सरकारी कर्मचारी कौन होता है जो रिकॉर्ड रखता है और बैठकें आयोजित करता है? सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव या पटवारी। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का सरकारी कर्मचारी कौन होता है जो रिकॉर्ड रखता है और बैठकें आयोजित करवाता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, और वह पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है।